हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 5 नवंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं, पराली के धुएं ने उत्तर भारत का दम घोटा। हालांकि ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मेन न्यूज़ है। तो इसमें देख लेते हैं कि जैसा कि कल भी आपको बताया गया था कि AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो नापा गया था वो 450 प्लस चला गया था। दिल्ली का और NCR का 423 प्लस लगभग था। और ये जो कह सकते हैं कि बहुत ही दम घोटू स्थिति थी, इसलिए वहाँ पर स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में या फिर आप कह सकते हैं गौतम बुद्ध नगर में। क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, आज भी दिया हुआ है कि दिल्ली में 447 लगभग चला गया था मामला, हिसार में 440 चला गया था। इसी तरीके से बाकी सब दिए गए हैं। और यहाँ पर नोएडा 406, कानपुर 368, मोतिहारी 363, इस तरीके से रैंकिंग दी गई है। और यहाँ पर मानक दिए गए हैं। क्या मानक होता है? जब 400 से और 500 के बीच में चलता है तो स्थिति गंभीर मानी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि आपातकालीन स्थिति की तरफ बढ़ रहा था मामला, जो यहाँ पर रोका गया है। तो इसमें स्कूलों को बंद किया गया है। पटना, गया, कानपुर, इलाहाबाद व कोलकाता जैसे बड़े शहरों की हवा में पराली से प्रदूषण की मौजूदगी प्रमाणित हुई है। चिंताजनक बात यह है कि राज्य सरकारें हाथ पर हाथ रखे बैठी हैं। प्रदूषण से निपटने के लिए जिन 132 शहरों को चुना गया है, उसमें एक चौथाई से में ही इससे निपटने का काम शुरू हो पाया है। 180 शहरों के एयर क्वालिटी बुलेटिन में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि ट्विटर ने भारत की में अधिकांश कर्मचारियों को निकाला। अपने कार्यालय को अस्थायी रूप से बंद करने के साथ ही ट्विटर ने भारत समेत दुनिया भर में छटनी शुरू कर दी है। भारत में उसने अधिकांश कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इनकी संख्या 200 के आसपास बताई जा रही है। कंपनी के भारत में लगभग 250 कर्मचारी हैं। जिन कर्मचारियों की छुट्टी की गई है वे इंजीनियरिंग, सेल्स, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन टीम से थे। सूत्रों के मुताबिक भारत स्थित ऑफिस के मार्केटिंग और कम्युनिकेशन विभाग के सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। अभी तक यह नहीं पता चला है कि निकाले गए कर्मचारियों को हर्जाने के तौर पर कितना पैसा मिलेगा। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने पिछले सप्ताह कंपनी का अधिग्रहण किया था। कर्मचारियों को भेजे गए एक ईमेल में कंपनी ने कहा कि ट्विटर में सुधार के प्रयास के तहत हम अपने वैश्विक कार्यबल को कम करने की कठिन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। हम मानते हैं कि यह उनमें से कई व्यक्तियों को प्रभावित करेगा जिन्होंने ट्विटर में बहुमूल्य योगदान दिया है, लेकिन कंपनी की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए दुर्भाग्य से यह कार्रवाई आवश्यक है। नेक्स्ट न्यूज है कि राज्यों में सुधार की होड़ बढ़ी तो बदलने लगी स्कूलों की सूरत। नई शिक्षा नीति में देश की स्कूली शिक्षा की जैसी कल्पना की गई है, उसकी तरफ राज्य बढ़ते नजर आ रहे हैं। राज्य में शिक्षा की तस्वीर के मूल्यांकन को लेकर शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट सकारात्मक संकेत देने वाली है। राज्यों में सुधार की प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और वे जरूरी सुविधाओं और संसाधनों की निगरानी कर रहे हैं। शिक्षा के स्तर को लेकर राज्यों के बीच अंतर कम हो रहा है। राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा पर शिक्षा मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि PGI नाम से रिपोर्ट जारी की है। इससे पता चलता है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने से लेकर ड्रॉप आउट पर अंकुश लगाने तक राज्यों में नई शिक्षा नीति के उद्देश्य को पूरा करने की होड़ है। शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने यानी विद्यार्थियों के पंजीकरण, उन्हें स्कूल में बनाए रखने और ऊंची कक्षाओं तक उनके पहुंचने के मामले में बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, बंगाल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गुजरात, झारखंड और दिल्ली ने पिछले साल के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट न्यूज है, सबसे योग्य व्यक्ति जज बने वह नहीं जिसे कोलेजियम जानता है, रिजिजू। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि जजों की नियुक्ति की वर्तमान कोलेजियम प्रणाली अपारदर्शी है। सबसे योग्य व्यक्ति को जज नियुक्त किया जाना चाहिए, उसे नहीं जिसे कोलेजियम जानता है। एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में रिजिजू ने कहा कि मैं न्यायपालिका या जजों का आलोचक नहीं हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान कोलेजियम प्रणाली से खुश नहीं हूं। कोई भी प्रणाली दोषहीन नहीं होती है। हमें हमेशा प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। प्रणाली को जवाबदेह और पारदर्शी होना चाहिए। अगर यह अपारदर्शी है तो संबंधित मंत्रालय नहीं बोलेगा तो उसके विरुद्ध और कौन बोलेगा।
कानून मंत्री ने कहा कि वह सिर्फ लोगों के विचार सामने रख रहे हैं, जिसमें वकील समुदाय और कुछ जज भी शामिल हैं। वर्तमान कोलेजियम प्रणाली का बुनियादी दोष यह है कि जज अपने उन साथियों की सिफारिश कर रहे हैं जिन्हें वे जानते हैं, लिहाजा वे उस जज की सिफारिश नहीं करेंगे जिसे वे नहीं जानते हैं। जैसे यू ललित ने अभी वर्तमान में जज का नाम लिया था। नेक्स्ट न्यूज है, अतीत से सही पाठ सीख वर्तमान चुनौतियों को समझाने की जरूरत। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा कि हमें अतीत से सही पाठ सीखकर वर्तमान चुनौतियों को समझना होगा और अधिकतम सुरक्षा के साथ अपनी पद्धति का परीक्षण करना होगा। यह बातें उन्होंने शुक्रवार को ASTE की गोल्डन जुबली पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए कही है। अतीत की सीख और भविष्य की चुनौतियां विषय पर आयोजित सेमिनार में वायुसेना प्रमुख ने विमान और प्रणाली परीक्षण प्रतिष्ठान से भारतीय एरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र में अभूतपूर्व विकास के लिए अपनी पहुंच बढ़ाने का आह्वान किया है। साथ ही उड़ान प्रशिक्षण और परीक्षण पद्धति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों का उपयोग करने की आवश्यकता की भी वकालत की है। उन्होंने ASTE की प्रशंसा करते हुए कहा कि ASTE ने युद्ध लड़ने वाले उपकरणों और कर्मियों के संबंध में डिजाइन, विकास, परीक्षण, मूल्यांकन, संचालन और प्रशिक्षण के पूरे स्पेक्ट्रम में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से कि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का बढ़ेगा उत्पादन। जीरो कोरोना नीति की वजह से चीन में बार बार लॉकडाउन हो रहा है और इस वजह से चीन दुनिया के लिए भरोसेमंद सप्लायर नहीं रह गया है। चीन में फिर से 28 प्रमुख शहरों में लॉकडाउन है, जिससे वहां का औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इसका फायदा भारत को मिल रहा है। चीन के लॉकडाउन वाले शहरों में झेनझाऊ शहर भी है, जहां एप्पल फोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन का यूनिट है। 2 लाख कर्मचारियों वाली इस यूनिट में फिलहाल उत्पादन ठप है। औद्योगिक संगठन CII के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कमेटी के चेयरमैन विनोद शर्मा ने कहा कि इसका भारत को यह फायदा होगा कि फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन अब भारत में अधिक संख्या में एप्पल फोन बनाएंगी। ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देश भी अब भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बनाने की तैयारी में हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के निर्माण में असेंबलिंग से अधिक महत्व कलपुर्जों का होता है। इन देशों के सैकड़ों कंपनियां चीन में काम कर रही हैं, जो वहां की नीतियों से परेशान हैं। PLI स्कीम की वजह से भी विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं। नेक्स्ट न्यूज है, इराक और UAE से भी भारत को मिल रहा कच्चा तेल। रूस से ज्यादा क्रूड खरीदने की भारत की रणनीति ने बाजार में भारी उथल-पुथल मचा रखी है। भारत जैसे खरीदार को छिटकते देख इराक और संयुक्त अरब अमीरात ने भी भारत को रूस की तरह क्रूड की कीमत में डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। इस वजह से ही जुलाई 2022 में जहां भारत की तेल कंपनियों ने क्रूड के लिए औसतन $105.49 प्रति बैरल का भुगतान किया था, वहीं अक्टूबर में सिर्फ $91.70 प्रति बैरल की औसत दर से कच्चा तेल खरीदा है। यही वजह है कि 6 अप्रैल 2022 के बाद से देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अब इनकी खुदरा कीमतों में कटौती की भी संभावना बनी है। रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदने का फैसला क्रूड बाजार की पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज है कि विदेशी मुद्रा भंडार में 1 वर्ष की सबसे बड़ी साप्ताहिक वृद्धि। वैश्विक आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर है कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बीते सप्ताह $6.561 अरब की वृद्धि हुई है। यह बीते 1 वर्ष से भी अधिक समय में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ी साप्ताहिक वृद्धि रही है। RBI के अनुसार 28 अक्टूबर को सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $531.081 अरब पर पहुंच गया है। रुपए की गिरावट को थामने के लिए RBI लगातार डॉलर की बिक्री कर रहा है। इससे बीते कई सप्ताह से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट हो रही है। 21 अक्टूबर को सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $3.847 अरब की गिरावट के साथ $524.52 अरब पर पहुंच गया था। चलिए नेक्स्ट पेज, इंटरनेशनल पेज। नेतन्याहू की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। इजराइल में मतगणना पूरी होने के साथ ही दक्षिणपंथी पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन ने 64 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। सबसे लंबे समय तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहे 73 वर्षीय बेंजामिन नेतन्याहू अब सरकार बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन को बधाई देते हुए कहा कि हम अपने संयुक्त प्रयास से भारत इजराइल के ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करेंगे।
पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को संसद की कुल 120 सीटों में 32 सीट मिली है, जबकि मौजूदा प्रधानमंत्री येर लैपिड की पार्टी यश एटिड को 24 सीट मिली है। जलवायु अराजकता को लेकर यूएन प्रमुख ने दुनिया को किया सचेत। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि दुनिया जलवायु अराजकता की ओर बढ़ रही है। उन्होंने गुरुवार को विश्व के नेताओं से मिस्र में शुरू होने जा रहे जलवायु सम्मेलन में गैस उत्सर्जन कटौती पर प्रतिबद्धता दिखाते हुए पर्यावरण सुधार में मदद का आह्वान किया है। साथ ही विकसित देशों से कहा है कि उन्हें अपनी फंडिंग का वादा पूरा कर विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिए। एंटोनियो गुतरेस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 27वें वार्षिक सम्मेलन में कहा कि हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए एक दूसरे के साथ विश्वास बढ़ाकर आगे बढ़ना चाहिए। 6 नवंबर से मिस्र के शर्म अल शेख में शुरू होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में गैस उत्सर्जन कटौती के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति दर्शानी चाहिए। चलिए, तो ये आज का यानी 5 नवंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।